आइए सुनते हैं उषा प्रियमवदा की लिखी कहानी मछलियां। कहानी वाली सोनम की आवाज में। विजी सड़क के किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पूर्व से रह रहकर हवा आती है, जिससे विजय की हल्की पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे फूल धीरे धीरे हिलते हैं। सारे दिन के बाद जूड़ा ढीला हो नीचे गर्दन पर टिका है और बैम्बू क्लिप का एक सिरा मांस में निरंतर चुभ रहा है। विजी अकेली नहीं है, पास ही नटराजन भी खड़ा है। पर विजी ने नटराजन की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि विजी की आंखों में आंसू हैं। विजी नहीं चाहती कि नटराजन जाने कि वो रो रही है। 3 महीनों के बाद लौटकर विजी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वो ये था कि नटराजन शीघ्र ही मुकी नयनतारा मुखर्जी से विवाह करने जा रहा है। कहाँ वो डायन, कहाँ बेचारा नटराजन। विजी चाहती है कि इस बात का बुरा ना माने कि नटराजन को मुकी अच्छी लगती है, कि मुकी ने विजी को निमंत्रण नहीं दिया है, कि स्वयं नटराजन ने अब तक एक बार भी नहीं पूछा है, विजी तुम आओगी ना? अगर पूछे तो विजी को वो सब कहने का अवसर मिले जो हृदय में कल से उमड़ घुमड़ रहा है। शाम को सड़क पर आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। लाल बत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क पार करने लगे। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनियों वाली सड़क अचानक ही अंधियारी और उदास दिखने लगती है। अब नटराजन को विजी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ खड़े होकर वो विजी का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है, क्योंकि उसका उदास सा दुखी चेहरा नटराजन से देखा नहीं जाता। पर वो स्वयं जानता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। नटराजन को अपने संयम पर गर्व है और उसके मन में ये संतोष है कि उसने कभी विजी के सम्मुख अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त किया, जो अभी तक विजी से गोप्य रखा है। उसे अब कहने की जरूरत भी क्या? विजी का घर पहले आता है। वो वहां एक पल ठिठकी और बोली, आओ 1 कप कॉफी पीकर चले जाना। विजी के स्वर में आग्रह ना था, आत्मीयता भी ना थी, पर कुछ था अवश्य। नटराजन जाते जाते रुककर खड़ा हो गया। मुकी को पता लगेगा तो वो बहुत बुरा मानेगी। विजी और मुकी में लंबी अनबन है। विजी तो मुकी का नाम तक नहीं सुन सकती, पर नटराजन अभी तो स्वतंत्र है। उसने देखा कि विजी दरवाजे के ताले में चाबी डालकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वो आता है या नहीं। अच्छा, नटराजन ने कहा। विजी ने दरवाजा खोला, अंदर जाकर बत्ती जलाई। आओ। अपने पर्स को मेज पर रखते हुए विजी ने कहा। नटराजन ने कमरे के मध्य में खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवार पर एयर इंडिया का पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट के शेड वाला लंबा लैंप, सोफे पर छींट का वही खोल। चाय पियोगे या कॉफी? विजी ने पूछा और उत्तर की आशा में विमनस्क भाव से खड़ी रही। कॉफी हो तो कॉफी, नहीं तो 1 गिलास पानी से काम चलेगा। लगता है मीठा बोलना भूल गए हो। कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही कब था। मीठा तो वो बोलती है। विजी ने कहते कहते अपने को रोक लिया और रसोई की ओर चली गई। कमरे से रसोई का दरवाजा दिखता है। नटराजन ने कुर्सी से थोड़ा सा आगे उटंग कर पूछा, कौन? विजी रसोई के अंदर हो गई, जिससे नटराजन को न दिख सके। तब नटराजन ने कुछ सुस्ती सी अनुभव करते हुए पैर फैलाकर सामने रखी मेज पर टिका दिए। रसोई में से पानी गिरने की झरझर आवाज आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक पर्दों के उस पार कुछ नहीं दिखता। अमेरिका के इस शहर में विजी नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे नटराजन को इस समय कुछ भी असंगत नहीं लगता। वो भूल सा जाता है कि कुछ ही दिन बाद वो एक दूसरी लड़की से विवाह करने जा रहा है। जैसे उसने अपनी भावनाओं विचारों को अलग अलग कक्षों में बांट दिया है। 6 साल से वो विदेश में रहते रहते ऊब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी न मिलने से यहीं कुछ वर्ष और रहना होगा। उसने मुकी से विवाह करने का निश्चय बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद किया है। मुकी उसे कुछ मायनों में अच्छी लगती है। मुकी के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि विवाह का दायित्व वो अच्छी तरह निभा सकेंगे। पर ये सब विजी को कैसे समझाया जाए? कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी, फिर ढेर सारी प्याज मक्खन में छोड़ दी गई। विजी, क्या बना रही हो? नटराजन ने आवाज ऊंची करते हुए पूछा। स्टेनलेस स्टील की कड़छी हाथ में पकड़े विजी ने रसोई से थोड़ा सा इधर आकर कहा, यूं ही
कुछ थोड़ा सा। कितनी बार बताया कि पहले सरसों के दाने चटका लिया करो, प्याज पहले डालने से वो ठीक से नहीं चटकते। नटराजन कहते कहते कुर्सी से थोड़ा उठा, फिर बैठ गया। आज वो विजी का अतिथि है। रसोई में जाकर बीच में अड़ंगा लगाना उसके लिए शोभा नहीं देता। वो दिन नहीं है जबकि अपार्टमेंट मनीष और नटराजन का था और रसोई में उसका आधिपत्य। मनीष को दक्षिणी भोजन अच्छा लगता है, ये जानकर विजी ने साउत्साह नटराजन की शिष्या बनना स्वीकार किया था। विजी ने कैसे पूर्ण रूप से मनीष की रुचियों के अनुसार ढलना आरंभ कर दिया। उन दिनों विजी रह रहकर हंसा करती थी और उसकी उज्जवल तरल आंखों से आंतरिक उल्लास की आभा झरती थी। अब तो उसके गोरे चेहरे पर कलौंस आ गया है। हंसी जैसे होठों को हल्के से छूकर लौट जाती है। विजी 2 तश्तरियों में उपमा ले आई और मेज पर रखकर कॉफी लेने वापस लौट गई। नटराजन की एक्सपर्ट आंखें देख रही हैं कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है। सूजी कहीं कहीं जल गई है, पर कॉफी लाकर विजी ने तश्तरी उसे दी तो वो चुपचाप खाने लगा। विजी ने स्वयं भी 2 चम्मच उपमा खाकर तश्तरी रख दी और कहा, ठीक नहीं बनाना। उस क्षणांश में जैसे पहले वाली प्रफुल्ला हासिनी विजी इस क्लांत मुख में झांक गई। नहीं तो अच्छा है, नटराजन ने कहा। उसे लगा जैसे इस बीच विजी ने अपने को थोड़ा सा और दूर हटा लिया है। दोनों के बीच की दूरी, अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। विजी ने कॉफी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नटराजन ने प्याला थामते हुए वातावरण को यथासाध्य सहज बनाने के प्रयत्न में पूछा, वॉशिंगटन कैसा लगा विजी? यहाँ कब तक रहने का इरादा है? वॉशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया, छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलटकर वार भी नहीं कर सकती। कहकर वो अनमनी सी हंसी। तुम नहीं समझोगे, बहुत उलझी बिखरी मानसिक प्रक्रिया होती जा रही है मेरी। घर में सब ठीक है? पिता, भाई बहन? विजी ने इस प्रश्न पर चकित आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे चिट्ठी ही कहाँ लिखते हैं, तुमने उन्हें सूचना नहीं दी? इतना लड़ भिड़कर इतने गर्व के साथ चली आई थी, ये किस मुख से लिखती कि शादी टूट गई है? मनीष का जी मुझसे भर गया है। विजी की बात में हल्की हल्की कड़वाहट है। नटराजन नहीं चाहता कि ये बात आगे बढ़े। विजी और मनीष के विवाह न करने में मुकी का जितना हाथ रहा है, नटराजन से छिपा नहीं। इस नाटक का वो अद्योपांत दर्शक रहा है। थोड़ी कॉफी और दोगी विजी? उसने पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया है। कमरे में लैंप शेड की झिंझरियों से निकलकर दीवार पर गिरता प्रकाश अच्छा दिखता है। विजी ने अपने बालों में अटका क्लिप निकालकर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे कई झटके दिए जिससे बाल पूरे खुल जाएं। और तुम कैसे हो? ठीक हूं। और तुमने समाचार तो सुना ही होगा? नटराजन ने हल्के से पूछा, पर झगड़ने का मूड अब विजी पर नहीं था। वो एकाएक असीम थकान से भर उठी। दाईं बाह फैलाकर उसने सोफे पर टिका दी। हाँ। विजी के स्वर से नटराजन को कुछ अंदाजा न हुआ कि विजी की क्या प्रतिक्रिया है, पर विजी ने सायास आंखें पूरी खोलकर पूछा, अच्छा नटराजन, तुम्हें वो बहुत पसंद है? बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना रह नहीं सकते। नटराजन चौंक गया। एकाएक कुछ उत्तर न देकर वो विजी को देखता रह गया। जानती हूँ, विजी ने कहा। उसकी आंखें लंबी लंबी हैं, वो सोफिस्टिकेटेड है, कार चलाती है, अंग्रेजी में कविताएं लिखती है, पीली मछलियां पालती है। वो सभी को अच्छी लगती है, तुम्हें, मनीष को, सबको। पहले विजी का कंठ रुद्ध हुआ, फिर ढेर सारे आंसू आंखों से उमड़ आए, पर वो कहती गई, मैं उसके आगे क्या हूं? अत्यंत क्षुद्र, उपेक्षणीय। मुझे तो तुम निमंत्रण पाने तक का अधिकारी भी नहीं समझते। नटराजन उठकर विजी के पास बैठ गया। कैसी पागल की सी बातें कर रही हो विजी? तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? मुकी आजकल बहुत बिजी है, इसी से निमंत्रण भेजने में देर हो गई होगी। नटराजन कह रहा है और मन ही मन अपने को धिक्कार रहा है। क्यों उसमें स्पष्ट बात कहने का साहस नहीं है। अनेक बार चाहने पर भी मुंह से विजी को न जता सका कि वो उसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्षों के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से उसका परिचय हुआ, पर विजी के मात्र नैकट्य से उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती थी
वो नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव थी। पूरी तरह जानते हुए कि विजी मनीष की वाग्दत्ता है कि कुछ ही महीनों बाद दोनों विवाह कर लेंगे, नटराजन को विजी के बारे में सोचना भला लगता था। दिन भर अपने को काम में व्यस्त रखने पर भी ये आशा मन में जगी रहती कि शाम को शायद विजी मनीष से मिलने आए। मनीष के पास उन दिनों पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए विजी को अधिक घुमाने फिराने के बजाय वो संध्याएं अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीते और संगीत सुनते हुए गुजारते थे। विजी इधर उधर अत्यंत उदास भाव से मंडराती थी और नटराजन दोनों के अकेलेपन में बाधक न बनकर अपने कमरे में लेटा पुस्तक पढ़ता हुआ दीवार के उस पार विजी की हंसी सुना करता था और एक सुगंध सी सारे घर में छाई रहती थी। पर वे दिन अब नहीं है। नटराजन अब बैठकर उन खो गए दिनों की याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वो नयनतारा मुखर्जी नाम की एक सोफिस्टिकेटेड लड़की से शादी करेगा। वो मनीष और विजी के साथ जिस दायरे में घिर गया था उसे काट फेंकेगा। मुगी फाइन आर्ट्स की छात्रा है। वो तांबे के पात्र गढ़ती है, चित्र बनाती है। नटराजन ने विवाह से पहले ही अपने बैंक के अकाउंट में उसका नाम भी चढ़वा दिया है और उसे पूरी छूट दे दी है। मुकी की राय से एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया गया है। मुकी ने डैनिश पद्धति का फर्नीचर ऑर्डर किया है और उसकी एक मित्र पर्दे बना रही है। मुकी ने खुद को नए घर को सजाने में व्यस्त कर लिया है। नहीं, मुकी के साथ घर जमा कर रहना नटराजन को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे मन में वेदना की एक खरोंच बाकी है। ये पास बैठी रुदिता विजी मन में जितनी अपनी है वो शायद मुकी कभी नहीं होगी। नटराजन एक दर्शक रहा है, उसे इससे अधिक प्राप्त ना होगा। नटराजन एकाएक कठोर हो गया। ऐसी छिन्न दलित तो विजी कभी न थी। बंधु बांधवों से दूर, सुबह से शाम तक परिश्रम के बाद अकेले संध्या और रात बिताते हुए विजी को कैसा लगता होगा, इसका नटराजन कुछ कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसी साधना मनीष के लिए, मनीष जिसने एक बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था, विजी के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा। वो बहुत सीधी सरल अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है, मुझे बांध सके, संतुष्टि दे सके, ऐसी मानसिक गहराइयां नहीं है उसमें। मुझे पत्नी चाहिए तो मुकी जैसी कलात्मक, स्फूर्तिदायक, इंटेलेक्चुअल। फिर मुकी भी उसे बांध न सकी। विजी रो मत, नटराजन ने कहा। कितना चाहती हूं कि दृढ़ बनूं, पर ना जाने क्यों बहुत दुर्बल हो जाती हूं और आंसू नहीं रुकते। विजी तुम अब भी? हाँ नटराजन, मनीष कहा करता था कि प्यार चुक जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्यों निर्मम कठोर नहीं हो पाती। मुकी मुझ पर हंसती थी, मेरे भारतीय संस्कारों पर। मुझे इस पर लज्जा नहीं है कि मैं उसकी तरह आधुनिक नहीं हूँ। विजी कुछ याद आने पर चुप हो गई। कुछ देर वो दीवार को एकटक ताकती रही, फिर उसने आंखें पोंछकर झेपी सी मुस्कान होठों पर लाकर कहा, ना जाने क्यों तुम्हें सम्मुख पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की तहों में छिपा छिपा कर रखती हूँ, तुम्हारे आगे चीख चीख कर कहना चाहती हूँ। वहां अधिक बैठे रहना नटराजन को असहनीय प्रतीत होने लगा। वो उठ खड़ा हुआ और कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहनते हुए कुछ तल्खी से बोला, इसकी चिंता ना करो विजी, मैं हमेशा हरेक की बातें सुनने को उद्यत हूँ। जैसे नटराजन एक बहुत ही कन्वीनियंट व्यक्ति है जिससे सभी अपने मन की बात कह लेते हैं, पर उसके अंदर भी तो कुछ है जो काटता रहता है, हर समय घुनता रहता है। कमरे से बाहर आकर ठंडी हो आई रात में नए घर की ओर चलते हुए नटराजन की आंखों के आगे विजी का आहत दमनीय हो आया चेहरा घूमता रहा। फिर अपने ऊपर आक्रोश भी कि जो स्वयं ही आहत है, उसे और दुखी करने से क्या फायदा। अगर चुपचाप उसकी बात सुन लेता तो क्या जाता, पर साथ ही मन में थोड़ी सी झुंझलाहट, खूब झकझोर कर विजी को जगा देने की इच्छा कि मनीष अब नहीं लौटेगा। फिर वो क्यों उसके नाम को पकड़े बैठी है। मनीष ने तो कभी जरा भी विजी की सुविधा या सुख का ख्याल नहीं किया। एक ही मकान में मनीष के साथ रहकर उसके स्वभाव व प्रवृत्तियों से अच्छी तरह परिचित हो गया था, और ये मनीष सा लापरवाह व्यक्ति ही कर सकता था कि लगातार पत्र लिखकर विजी को भारत से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब अकेला मैक्सिको चल दे। उसके जाने के बाद नटराजन घर में अकेला रह गया था।
एक सोई सी दोपहर में फोन बजने लगा और एक डरी सी रुआंसी आवाज मनीष को पूछने लगी। मनीष को अब भी अनेक आवाजें पूछा करती थी। इस बार जो कुछ नटराजन ने सुना उससे वो कुछ क्षण स्तब्ध बैठा रह गया। फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदल गराज से कार निकालकर एयरपोर्ट की ओर जाते हुए नटराजन को लगता रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। मनीष की मंगेतर भारत में है, दोनों की कॉलेज से मैत्री रही है, ये उसे मालूम था, पर वो यहाँ अचानक आ पहुंचेगी इसका उसे अनुमान भी न था। मनीष की आर्थिक स्थिति भी अभी विवाह कर गृहस्थी बसाने की न थी। एयरपोर्ट पहुंचकर नटराजन ने लाउंज के द्वार पर खड़े होकर चारों ओर देखा। अलग हटकर एक कुर्सी पर बैठी विजी सहज ही दृष्टि में आ गई। पास जाकर अपना परिचय देते हुए नटराजन को विस्मय का दूसरा झटका सा लगा। जिस स्मार्ट सेट में मनीष रहता था उससे विजी भिन्न थी। उसके वस्त्र, केश विन्यास और झिझकते हुए स्वर में स्पष्ट निम्न मध्यम वर्गीयता थी। नटराजन ने उससे कुछ मिनटों तक क्या बातें की ये उसे स्वयं याद नहीं, पर उसका सार ये था कि वो चिंतित ना हो, नटराजन उसके रहने का प्रबंध कर देगा और शाम को वो फोन पर मनीष से बातें कर ले और फिर जैसा भी कुछ निश्चय हो। ये सब कहते हुए नटराजन को गोरे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी तरल विश्वास भरी आंखों का ही ज्ञान रहा। उसी क्षण उसके मन में उस पर छाह करने, उसे कभी कोई कष्ट न होने देने की भावना जन्माई। विजी उसके साथ आकर कार में बैठ गई और कार जब शहर की ओर चली तो विजी अपने को संयत न कर सकी। नटराजन की ओर पीठ करते हुए वो दाईं ओर थोड़ा सा मुड़कर बैठ गई और बाहों पर सिर रखकर रोती रही। कितनी दुबली पतली असहाय सी लग रही थी तब। नटराजन के मन में मनीष के प्रति अत्यंत क्रोध उमड़ आया। बाद में जब जब भी वो विजी का पक्ष ले मनीष से लड़ा। मनीष ने विद्रूप भरी हंसी से कहा, विजी को तुम चाहते हो ना, इसी से उसका दुख तुमसे सहा नहीं जाता। मनीष के कनाडा चले जाने के बाद नटराजन के मन में एक बहुत छोटी सी आशा जगी थी, पर वो शीघ्र ही जान गया था कि विजी उसे सदा एक करुणामय मित्र की तरह समझती है। प्रेमी या पति वो कभी नहीं हो सकता। नया घर अभी भी तरतीब से सजा है। कमरे के बीच में कुर्सी पर मुकी बैठी है और सामने मेज पर झुकी हुई लिफाफों पर पते लिख रही है। नटराजन दरवाजे से टिककर खड़ा हो जाता है और मुकी को कुछ देर ताकता रहता है। मुकी ने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी है। गले में बड़े बड़े अनगढ़ मनकों की लंबी काली माला है। बिना बाहों का ब्लाउज, गोल चिकनी सांवली बाहें। नटराजन को देखकर मुकी ने कलम रख दी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। कमरे में बैठने को कुछ नहीं है, केवल एक कुर्सी है जिस पर मुकी बैठी है। पूरे कमरे में अंधेरा अंधेरा सा है। प्रकाश का एक वृत्त मेज पर है, लिफाफे के ऊपर। क्या अब तक लैब में थे? मुकी ने पूछा। मुकी अपेक्षाकृत मंद स्वर में बोलती है, पर वो अस्वाभाविक नहीं लगता। नटराजन आकर मेज के पास खड़ा हो गया। मुकी की आंखें सचमुच लंबी हैं, पलकों पर बरौनियां जहां उगती हैं। शायद आईलाइनर से खींची गई काली रेखा है। बरौनियां घनी है और आंखों पर छाया सी है। माथे से ऊपर संवारे गए बाल कानों को पूरा ढके हुए हैं। होंठ बहुत फीके गुलाबी, पर यह सब कुछ मुकी पर बहुत फबता है। मुकी के व्यक्तित्व में ठहराव है। वो जो कुछ सोचती है उसे आवेष्टित करती है। विजी की तरह तुरंत विचलित या खुली हुई नहीं है। नटराजन ने चाहा कि वो विजी और मुकी की तुलना करना छोड़ दे, पर वो ऐसी आदत बन गई है कि सहज नहीं छूटती। नटराजन ने एक निमंत्रण पत्र उठा लिया और कहा, तुमने विजय लक्ष्मी को निमंत्रण भेज दिया? उसकी आंखें मुकी के चेहरे पर स्थिर हैं, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी नहीं भेज पाई हूं, नटराजन ने निमंत्रण पत्र लिफाफे में डालते हुए कहा। ये मैं रखे ले रहा हूं, कल दे दूंगा। मुकी ने हाथ बढ़ाया और लिफाफा नटराजन से ले लिया। तुम क्यों कष्ट करोगे, मैं ही भेज दूंगी। बात खत्म हो गई। मुकी को यह प्रसंग अच्छा लगा या नहीं, नटराजन के पास ये जानने का कोई साधन नहीं था। उसने खाली कमरे में एक चक्कर लगाया। अभी नया फर्नीचर नहीं आया है। मुकी अपने पुराने फ्लैट से थोड़ा थोड़ा सामान लाती जा रही है। शयन कक्ष में बक्स, किताबें, कैनवास दीवार के किनारे किनारे रखी हुई हैं। रसोई घर में उपहार रूप में आया तमाम सामान इकट्ठा हो गया है। मुकी हर काम बड़ी निष्ठा और चाव से कर रही है, पर नटराजन क्यों अपने को इस उत्साह में नहीं डुबा पाता। प्यार की बातें दोनों के बीच कभी नहीं हुई। यद्यपि काफी समय दोनों ने साथ बिताया है, घूमने फिरने, पार्टीबाजी और उत्सवों में जाने में,
मुकी ने कभी ना प्यार मांगा ना प्यार देने का वादा किया, जैसे दोनों ने ही सहज भाव से ग्रहण कर लिया कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब नटराजन के मन में कुछ संशय जाग उठा। विजय अब भी मन को बांधे हुए है। शायद मुकी भी मनीष को मिस करती हो। नटराजन को अपने बारे में भ्रम नहीं है। मनीष को स्त्रियां सहज ही आकर्षक पाती हैं। नटराजन दुबला पतला, मंझोले कद का, बहुत कुछ स्त्रैण प्रवृत्ति का युवक है। कम बोलता है, अपने में सिमटा घिरा रहता है। मुकी को रिझा सके ऐसा है ही क्या? नटराजन ने देखा मुकी हाथ का काम छोड़कर उसे एकटक देख रही है। नटराजन ने थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने विचारों पर आवरण सा डालते हुए पूछा, तुम कब से यहाँ पर हो? शाम से ही आ गई थी। बची हुई किताबें पैक कर ली थी, नीचे कार में ही हैं अभी। मैं ले आता हूँ। नटराजन चलने को तैयार हुआ। नहीं, रहने दो। जब तक यहाँ शेल्फ नहीं है तब तक बक्स में रहने से कोई हर्ज नहीं है। कब आ रही हैं शेल्फें? इस सप्ताह के अंत तक। पर्दे भी तब तक बन जाएंगे। मुकी कुर्सी पीछे खिसकाती हुई उठ खड़ी हुई और लिफाफे इकट्ठे कर बड़े से पर्स में डाल दिए। फिर वो नटराजन के पास आकर खड़ी हो गई और खिड़की के पार देखने लगी। रात के समय बाहर देखने को रम्य कुछ भी नहीं है। दूर तक फैला काला प्रगाढ़ अंधेरा है और फिर बहुत बिजलियों की एक लंबी धूमिल पात। मुकी के इतने निकट होने पर उससे किसी महंगे सेंट की सुगंध आती है। नटराजन मौन है। मुकी ने पूछा, मुझे मेरे घर तक छोड़ने चलोगे? चलो। मुकी ने कार की चाबी नटराजन के हाथ में पकड़ा दी और दोनों साथ ही दरवाजे तक आए। और जब तक नटराजन ने ताला बंद किया, मुकी तिरछी सी खड़ी उसकी प्रतीक्षा करती रही। नटराजन की कार बाहर खड़ी थी। नटराजन मुकी को उसके घर तक पहुंचाकर लौटने लगा। मुकी ने उतरते हुए एक बार खाने के लिए रुकने को कहा था, पर उसे असुविधा होगी ये कहकर नटराजन ने अस्वीकार कर दिया। मुकी अंदर चली गई और नटराजन ने एक अंधेरी सड़क पर कार मोड़ दी। अभी नींद नहीं आएगी ये जानकर उसका मन अपने घर लौटने का नहीं हुआ। सड़क सुनसान थी और तीव्र गति से दौड़ती कार की खिड़की से तेज हवा अंदर आ रही थी। दाईं ओर मुड़ने पर कब्रगाह है और विजी को कई बार इस ओर सैर के लिए ला चुका है। प्रारंभ में विजी और मुकी कितनी अच्छी मित्र थी। विजी को एयरपोर्ट से लाकर मुकी के पास ही छोड़ गया था, पर मनीष को मुकी से प्यार है ये जानकर विजी बाद में विक्षिप्त सी हो गई थी। उसने रोते हुए मुकी की बनाई पेंटिंग्स दीवारों से उतारकर फाड़ डाली थी। उसके गढ़े हुए बर्तन जमीन पर पटक दिए थे और जब मनीष की वर्जना का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने विजी को तड़ातड़ 2 चाटे मार दिए थे। तब नटराजन और न देख सका। मनीष को अलग करते हुए उसने विजी को पकड़ लिया था। विजी शिथिल गात उसकी पकड़ से सरककर भूमि पर बैठकर रो उठी थी। मुकी ये सब सुनकर रसोई से निकली थी और उसके चेहरे का भाव अब भी नटराजन के मन पर अंकित है। शाम की शुरुआत ठीक हुई थी। मुकी और विजी ने उन दोनों को भोजन पर बुलाया था। मनीष और विजी को बैठक में छोड़कर मुकी रसोई घर में चली गई और नटराजन ने साथ जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मुकी ने कहा, यहाँ सब ठीक है नटराजन, सिर्फ सलाद बनाना है, मैं कर लूंगी। तुम तब तक बियर क्यों नहीं पीते? बैठक में जाकर मनीष और विजी के एकांत में बाधक न बनने के लिए नटराजन टेरेस पर चला गया, जहाँ न चाहते हुए भी उनके वार्तालाप का कुछ अंश उसके कानों में पड़ता रहा। शायद विजी ने कहा कि यहाँ आकर अभी तक विवाह न होने के कारण उसकी काफी बदनामी हो रही है। मनीष का उत्तर वो न सुन सका, पर अचानक ही चीखने झगड़ने और चीजों के फेंके जाने के स्वर से नटराजन चौंक कर कमरे की ओर झपटा। परिचित भीरू विजी प्रचंड दुर्दमनीय बन गई थी। बाद में नटराजन द्वारा झकझोरे जाने पर उसने चौंक कर आंखें खोली, जैसे होश में आई हो। फिर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मैं यहाँ एक पल भी न रह सकूंगी, मुझे कहीं और जगह ले चलो। समझा बुझाकर नटराजन ने उसे जाकर शैया पर लेटने को बाध्य किया। विजी का चेहरा ऐसा हो आया था कि उसके अंदर का सारा प्रकाश बुझ गया हो। वो बिना प्रतिवाद किए शयन कक्ष में चली गई। नटराजन जब विजी को अंदर भेजकर मुड़ा तो देखा मुकी भूमि पर से फटे कागज के टुकड़े इकट्ठे कर रही है। फिर उसने तांबे का दीपाधार उठाया जो मेज के नीचे पड़ा था और उसमें पड़ गए गड्ढों को बार बार छूने लगी। मनीष इस बीच जा चुका था। इस सब के लिए आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे होंगे, नटराजन को अपनी ओर देखते ही मुकी ने कहा। फिर वो उठकर खड़ी हो गई और बोली,
अगर मनीष को मैं विजी से ज्यादा अच्छी लगती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप ही बताइए, यदि मैं विजी से अधिक आकर्षक और सोफिस्टिकेटेड हूँ तो क्या ये कोई अपराध है? मुकी की इस बात पर नटराजन ने चकित होकर उसको देखा, पर यह सब बहुत स्पष्ट दो टूक भाव से कहा गया था। इसमें ना दम्भ था ना अहंकार। मुकी शायद कुछ लोगों को विजी से अच्छी लगी। रंग सांवला है, पर आंख लंबी, होठ सुगढ़, देह यष्टि सानुपात, उठने बैठने में एक लचक, चारों ओर एक व्यक्तित्व वैशिष्ट्य का आभास। मनीष और मेरी रुचि मिलती है। वो लेखक, मैं कलाकार। विजी इज अ नाइस गर्ल, मगर उसमें मनीष से व्यक्ति को आजन्म पकड़कर बांध रखने को है ही क्या? मुकी कभी भी उद्वेलित नहीं होती। उसके स्वर में एक ठंडापन है। वो विजी की तरह केवल एक गृहिणी मात्र बनकर संतुष्ट नहीं रह सकेगी। पर इसके बाद जब विजी ज्वर और सर्दी के कारण बीमार हो गई, तब मुकी ने ही एम्बुलेंस बुलाकर उसे यूनिवर्सिटी अस्पताल में भेजा। अगली सुबह विजी के लिए गुलाब का एक फूल खरीदकर नटराजन उसे देखने गया। विजी अनिश्चित भाव से थोड़ा मुस्कुराई। नटराजन उसे कृत्रिम रोष से देखने लगा। कुछ देर दोनों चुपचाप रहे। तकिए के सिरहाने टिकी विजी हाथों में गुलाब की लंबी डंडी घुमाती रही। फिर पतली सी आवाज में बोली, एक काम कर दोगे? कहो। कहीं एक छोटा सा सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढ दो। मैं उस डायन के साथ नहीं रहूंगी। आगे इस पर बात नहीं हुई। इधर उधर की छोटी छोटी निरर्थक बातों में समय बीत गया। दोनों ही ओर एक तनाव सा था। नटराजन चलने को उठा तो विजी ने पूछा, नटराजन, वो मनीष कैसे हैं? ठीक है, कहते हुए नटराजन ने झुककर उसके बाल थपथपा दिए। अगले 2 दिन अपार्टमेंट ढूंढते बीते। इसी बीच लाइब्रेरी जाकर भी कुछ लोगों से मिलाया। भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की कैटलॉगिंग करने के लिए एक जगह खाली थी। वहां विजी काम करे, इसका प्रबंध किया और फिर लाइब्रेरी के पास ही एक छोटा सा अपार्टमेंट भी मिल गया। 1 कमरा, छोटी सी रसोई, बाथरूम। विजी के अस्पताल से लौटने से पहले ही नटराजन ने उसका सामान वहां पहुंचा दिया। सामान मुकी ने पैक कर दिया था। वो नटराजन के साथ आकर चीजें ठीक कर गई। बाजार से थोड़ा जरूरी सामान, फल, दूध, मक्खन आदि लाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर उदास सी दीवार पर एयर इंडिया का कैलेंडर लगा दिया। ना चाहते हुए भी नटराजन को लगा मुकी भली है, मुकी उदार है, और इसी से मन में थोड़ी सी श्रद्धा जागी। विजी ने लौटकर पहली बार अपना नया घर देखा। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर कहा, तुमने सामान जमाने की जहमत क्यों की? वो तो मुकी आकर ठीक कर गई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। ओह, विजी ने कहा और दूध की बोतल सिंक में उलट दी। विजी? मेरे सामने फिर उसका नाम मत लेना नटराजन, विजी ने कहा। इसी स्मृति से जुड़ा एक और प्रसंग है। नटराजन प्रायः विजी की ओर चला जाता था। चाहता था कि उसे किसी तरह उलझाए रखे, जिससे विजी को अधिक सोच विचार करके अपने को दुखी करने का मौका ना मिले। कभी उसे सिनेमा ले जाता, और यदि समय हुआ तो 30-32 मील दूर वॉशिंगटन, विशेषकर जब मार्च अप्रैल में वहां चेरी के फूल खिलने लगे। पहली बार विजी ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उस पर ढेर सारे आड़े तिरछे सीधे सफेद हाथी छपे हुए थे। उस साड़ी के गहरे नीलेपन ने विजी के चेहरे का गोरापन बढ़ा दिया था, और वो बहुत कोमल अनछुई सी लग रही थी। बाद में जब कभी भी विजी को बाहर जाते देखा तो उसी साड़ी में। फिर वो साड़ी आंखों में चुभने सी लगी, और मन में रह रहकर प्रश्न उठने लगा कि विजी शादी की तैयारी में सूटकेस भर जो साड़ियां लाई थी, उसमें से क्यों नहीं पहनती। एक दिन न रहा गया, हंसी में पूछ बैठा, जब देखता हूँ यही साड़ी पहने दिखती हो, बहुत अच्छी लगती है क्या? विजी ने दीर्घ समतल दृष्टि से देखते हुए हल्के से उत्तर दिया, बाकी साड़ियां मुकी ने रख ली हैं, किराया बाकी था। कुछ पल चुप रहकर नटराजन ने पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? विजी चुप रही। नटराजन ने आगे झुककर कहा, विजी, तुम अब भी मुझसे दुराव सा रखती हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे हर दुख, हर चिंता का भागीदार बनूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम अपना ही समझो। विजी, जो अब तक बैठी पोटोमैक नदी के उस पार एयरपोर्ट की बिजलियां देख रही थी, अत्यंत त्रस्त हो उठी। एक झटके के साथ खड़े होते हुए उसने कहा, आगे कुछ मत कहो नटराजन, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नटराजन कुंठित होकर चुप हो गया।
उसके बाद विजी जैसे खो गई। नटराजन ने अपने को काम में व्यस्त कर लिया और विजी लाइब्रेरी के बेसमेंट में कहीं छिप गई, नटराजन की दृष्टि से ओझल। जून में मनीष सामान बांधकर कनाडा चला गया और विजी वॉशिंगटन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में काम करने। अकेले घर में गर्मी बिताते हुए नटराजन को लगता कि अब जिधर भी मुड़ता है हल्के रंगों की सूती साड़ियों में मुकी ही दिखाई देती है। मुकी, जिसे पार्टियों में भी ले जाया जा सकता है, जो कुछ ही देर में आकर्षक सुस्वादु भोजन तैयार कर देती है और जिसकी दृष्टि हर समय नटराजन को पुरुषत्व का बोध कराती रहती है। हर सुबह दैत्याकार मशीनों के शोर से ही आंखें खुलती हैं। घर के बिल्कुल पास यूनिवर्सिटी की एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। उस सुबह जाग कर विजी निश्चल पड़ी हुई सीमेंट की मशीन का भारी घरघराना सुनती रही और रह रहकर लगता रहा कि ऐसी ही एक मशीन के बीच आकर वो चूर चूर हो गई है। कई दिनों से वही सब फिर दोहराया जा रहा था। पहले मन पर छा जाने वाली घनघोर उदासी, बिना कुछ खाए पिए हुए पूरा पूरा दिन बिता देना और एक अव्याख्यीय आकुलता से ऊपर नीचे डोलते रहना। विजी अपने को धोखा नहीं दे पाती। वो जानती है कि मुखी और नटराजन का विवाह उसे जरा भी रुच नहीं रहा है। वॉशिंगटन से मैरीलैंड लौटी ही थी कि मिसेस चंदोला से भेंट हो गई। बोली, मुकी अब लड्डू खिलाने वाली है। क्यों? विजी ने पूछा। नटराजन और मुकी ब्याह करने जा रहे हैं। खुद ही इनविटेशन लिखे हैं, खुद ही बांट रही है। तुम्हें नहीं मिला क्या? मिसेस चंदोला विजय लक्ष्मी को कभी नहीं अच्छी लगी। उसकी झुंझलाहट थोड़ी सी और बढ़ गई जब उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी बारी कब आ रही है विजय लक्ष्मी? कनाडा कब जा रही हो? वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, पर मन में कुछ फांस रह गई थी। एक बार भी नटराजन ने व्यक्त नहीं किया कि मुकी से उसकी मित्रता है, और मित्रता इतनी बढ़ गई है। विजी ने चाहा कि एक ऊह के साथ इस बात को मन से झटक दे, पर वो तो कुंडली सी मार मन विचारों पर जम गई थी। विजी ने वसंत की उस संध्या को याद किया जब नटराजन ने घुमा फिरा कर ये कहना चाहा था कि उसे विजी अच्छी लगती है। विजी ने नटराजन को एक मित्र के रूप में ही देखा था। तब वो घबरा उठी थी कि यदि नटराजन को स्पष्ट कहने का अवसर दिया तो उत्तर में ना कैसे कहा जाएगा। उसके कितने एहसानों से लदी हुई थी और नटराजन को पति रूप में स्वीकार करना तब असंभव सा लगा था। नटराजन बहुत भला था, सहायता करने को तत्पर, उदार, विशाल हृदय। पर विजी को तब भी आशा थी कि शायद मनीष उसके पास फिर लौट आए। 3 महीनों में अलग अकेले वॉशिंगटन में रहकर विजी ने बार बार इस बारे में सोचा था, अपने को अनेक प्रकार से समझाया था और अंत में इस निश्चय पर पहुंची थी कि मनीष की जगह नटराजन नहीं ले सकता। ये ठीक है, पर नटराजन के साथ भी नई जिंदगी गढ़ी जा सकती है। इसलिए विजी बहुत कुछ इस मनःस्थिति में थी कि यदि नटराजन ने फिर ये प्रसंग छेड़ा तो कह देगी कि उसे सब कुछ स्वीकार है। पर यहाँ आकर जाना कि मुकी ने एक बार उसे फिर पराजित कर दिया है, निमंत्रण तक बढ़ गए हैं, और विजी अपने को इन झूठे स्वप्नों में बहलाती रही कि नटराजन को वो बहुत बहुत अच्छी लगती है, कि नटराजन उससे फिर कुछ अवश्य पूछेगा। अब मुकी की गर्दन पकड़कर उसे भींचने की इच्छा होती है। मन होता है कि उसकी कॉफी में जहर मिलाकर पिला दे, उसके अपार्टमेंट में आग लगा दे और सिल्क की तहों में लेटी मुकी लपटों में घिर जाए और उसकी चीखें धुएं और चटकती लकड़ियों में खो जाएं। विजी ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे इन विचारों पर प्रतिबंध लगा देगी। पर मुकी के लिए जो वैर भाव है रोम रोम में भिद गया है, उसे कम से कम अपने से नहीं छिपाया जा सकता। विजी चाहती है कि कुछ ऐसा करे जिससे मुकी तड़प कर रह जाए, जिससे बहुत बहुत दिनों तक उसके मुख पर हंसी ना आए और वो ऊंचा दर्प भरा सिर नीचे झुक जाए। नटराजन के कहने से वो मुकी के पास रहने को तैयार तो हो गई थी, पर उस पहली ही भेंट में वो जान गई थी कि मुकी ने एक दृष्टि डालकर उसे हेय जानकर त्याग दिया है। विजी को मुकी में ऐसा विशिष्ट तो कुछ न दिखाई दिया। साधारण रंग रूप, कटे हुए बाल कानों को पूरी तरह से ढके हुए और अकेले घर में भी बहुमूल्य साड़ी पहने थी। और तब विजी अपने को बहुत शैबी, बहुत हल्का अनुभव करने लगी। बाद में जाना कि मुकी के पिता अत्यंत धनिक थे और उसकी सारी शिक्षा विदेश में हुई थी। 3 साल अमेरिका में रहकर भी उच्चारण इंग्लिश था। ये फेज 3 कॉफी हाउस में गई रात तक बैठी रहती थी, ऊंची साहित्यिक बातें करती थी और अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी।
जो कभी कभार भारत में छप जाती थी। विजी अपने स्वभाव के झेपूपन पर कभी कभी लज्जित हो जाती और अपनी भारतीयता पर मुकी और उसके मित्रों के व्यंग से कभी कभी छिपकर रो लेती। वो स्मार्ट या आधुनिक नहीं है, ये जानती थी। होती भी कैसे, बीए में पहली बार लड़कों के साथ क्लास में बैठना हुआ। तब भी सब लड़कियां झुंड बनाकर क्लास में जाती, साथ साथ बैठती और इकट्ठे ही लौटती। मनीष से परिचय तो मौसी के घर हुआ और उन्होंने भी जैसे आंखें बंद कर ली और दोनों के मिलने जुलने पर रोक न की। शायद सोचती होंगी कि मृत बहन की लड़की इसी तरह ठिकाने लगे। वैसे घर में किसी को कोई चिंता न थी। सगाई की रस्म ऐसे ही हुई थी, न इधर से कोई आया न उधर से। मनीष के यहाँ चले आने के बाद भी पत्र व्यवहार होता रहा और 1 साल बाद अपने लौट आने के बजाय उसने विजी को बुला भेजा तो विजी ने अपनी माँ के गहने मौसी के द्वारा ही बिकवा कर आने का प्रबंध किया था। पिता नाराज हुए थे, विमाता भुनभुनाई थी, पर गहने नाना के दिए हुए थे, इसलिए किसी का वश न चला। पर यहाँ पहुँचने पर पाया कि मनीष मैक्सिको गया है। ये बात विजी को बहुत खटकी थी, पर करती भी क्या। उन लंबे कार्यहीन दिनों को नटराजन ने ही भर दिया था। अपनी लैब से छुट्टी पाकर रोज ही उसे सैर के लिए ले जाता। कभी कभी वॉशिंगटन में पूरा दिन बीत जाता। तब मुकी ने अजीब बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी। एक दिन बोली, मनीष लौटने पर पाएंगे कि उनकी भावी पत्नी को उनके मित्र ने हड़प लिया है। कि क्या? विजी ने अचकचाकर पूछा। कैसी भोली हो, उनकी आंखें नहीं देखती, तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं है। नटराजन की तो लैब थी और वो थे, किसी लड़की से मतलब न था। अब रोज वॉशिंगटन की सैर होती है, कभी लिंकन मेमोरियल घुमाया जा रहा है, कभी जेफरसन। मुकी उस समय कैनवास पर रंग लगा रही थी। ब्रश को थोड़ा सा हवा में उठाकर बोली, और विजी, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ है, पीएचडी है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी। यहाँ भी 8,000 तो मिल रहे होंगे। मनीष के पास तो एक टुटपुंजिया फेलोशिप ही है। विजी से कुछ देर कुछ भी कहते ना बना। फिर उसने कहा, कैसी बातें करती हो मुकी, नटराजन मेरे लिए बड़े भाई के समान है, मैं उन्हें इसी दृष्टि से देखती हूँ। मुकी हंसने लगी। ब्रश रखकर उसने आगे झूलाए बालों को पीछे करते हुए कहा, तुमने भी क्या वही संकुचित गली मोहल्ले वाली बात कही। नटराजन तुम्हारे भाई कैसे हो गए? वो मैसूर के हैं, तुम पटना से आई हो। तुम में और नटराजन में केवल एक रिश्ता है, तुम एक सुंदर स्वस्थ युवती हो और वो एक ऐसे युवक हैं जिन्हें तुम अच्छी लगती हो। ऐसी सिचुएशन में मालूम है क्या होगा? बस मुकी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे और मेरी मान्यताओं को तुम अलग छोड़ दो, विजी ने बुरा मानते हुए कहा। और अब ये विवाह होने जा रहा है। उसमें निश्चय ही नटराजन से अधिक उसके वेतन व भविष्य की संभावनाओं का ख्याल किया होगा मुकी ने। विजी को ये दृढ़ विश्वास है। पर दुख तो इस बात का है कि नटराजन कैसे मूढ़ हो गया। क्या वो मुकी की असलियत नहीं समझता? विजी ने उठकर चाय का पानी स्टोव पर रख दिया और हथेली पर 2 एस्पिरिन की टिकियां रखकर उन्हें कुछ देर देखती रही। पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। विमाता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियां या खीज, झुंझलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना। क्या कभी किसी को उसकी, विजय लक्ष्मी की, कभी भी याद ना आती होगी? इन 1.5 सालों में कितनी दूर आ गई है वो। मुड़कर देखने से मन में ऐसा आश्चर्य सा भर जाता है कि क्या कभी जिंदगी इससे भिन्न भी थी। अब तो लाइब्रेरी का बेसमेंट है और किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर हैं। कभी कभी काम करते कुछ याद आ जाता है, मनीष की बाहों की कसी जकड़, उसका मुस्कुराना और कभी कभी वो क्रूर शब्द। तब विजी यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती है। वो जानती है कि वापस लौटना असंभव सा ही है। कहाँ से आएंगे किराए के पैसे और किस मुंह से पिता की देहरी पर जाकर खड़ी होगी? कहीं और नौकरी कर सकती है, पर जैसे विजी के अंदर की समस्त शक्ति रिस गई है। उस छोटी सी रसोई में खड़ी विजी सोचती है कि औरों की तरह सरल सहज जीवन क्यों नहीं हुआ उसका। कब अजाने ही कुछ ऐसा घट गया जिससे वो औरों से अलग छिटक गई। यदि मनीष पर विश्वास न किया होता तो शायद इस दशा तक न पहुंचती। यदि मुक्त सी कुटिलता आती तो भी आज अकेले यूं अपने से द्वंद्व न करना पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा। एंजाइम लैब से लाइब्रेरी तक पहुंचने में 7-8 मिनट लगते हैं,
पर 4:45 बजे लैब से निकलकर वहां पहुंचने तक नटराजन ने 15 मिनट लगा दिए और तब पाया कि विजी अभी अभी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रही है। नटराजन को देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराई और आकर लाल बत्ती के पास खड़ी हो गई। 8 घंटे कड़े श्रम के बाद मुख क्लांत हो ही जाता है, पर उसके व्यवहार में कल जैसी रुखाई न थी। अधिक बातें न हुई और सड़क पार कर दोनों अपनी गली में आ गए। विजी का घर पहले आया और पिछले दिनों की तरह फिर कॉफी के लिए पूछा गया। स्वीकृति देकर नटराजन अंदर आया तो एकाएक मस्तिष्क में कौंध गया कि यदि विजी ने उससे कॉफी के लिए न पूछा होता, उसे उसके रास्ते चला जाने दिया होता तो बहुत बुरा लगता। नटराजन विजी के पीछे पीछे रसोई तक चला गया और बोला, एक प्रार्थना है। क्या? विजी के प्रश्न भरे नेत्र उसके मुख पर ठिठक गए। आज खाने को कुछ न बनाना। उसके कहने के ढंग पर विजी थोड़ा सा हंस दी। नटराजन को वो हंसी उजली धूप सी सुखद लगी। बहुत बुरा बना था ना, फिर भी तुमने खा लिया। विजी की रसोई इतनी छोटी है कि 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। सिंक में एक प्लेट पर पानी गिर रहा था। विजी ने कॉफी नाप कर परकोलेटर में डालते हुए कहा, तुम चलकर बैठो, मैं अभी आई। नटराजन वापस लौट आया। कुछ देर में जब विजी लौट कर आई तो टूटी हुई मैत्री पुनः स्थापित हो गई है। ऐसा ही कुछ भाव उसके मुख पर था। नटराजन ने मेज पर पैर टिका लिए थे, उन्हें समेट लिया और कहा, तुम्हारे किसी काम में बाधा तो नहीं दे रहा हूं विजी? ना। विजी ने अपनी साड़ी की सिलवटें चिकनी सी करते हुए कहा, व्यस्त तो तुम होंगे आजकल। कुछ विशेष नहीं, अगले सप्ताह छुट्टी पर जाने से पहले लैब में थोड़ा काम निपटाना है बस। अपार्टमेंट तो ठीक हो गया है, फर्नीचर आने पर जमाना बाकी है। विजी कल से अधिक रिलैक्स लग रही थी। उसने हरे रंग की बिना किनारे की सूती साड़ी पहन रखी थी। वो इधर काफी दुबली हो गई है। चेहरे पर पीलापन सा है, पलकें घनी हैं और नीचे तरल आंखें चमकती हैं। वो उसे एकटक देखता रहा। एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे? विजी ने पूछा। रसोई में कॉफी परकोलेटर खुदबुद करने लगा और कॉफी की सुगंध पूरे कमरे में छा गई। कहो। बहुत आनंदित उत्सुक दूल्हे से दिखाई नहीं देते, कुछ अनमने, कुछ उदास से नजर आते हो। नटराजन चौंक गया। संभलने के लिए कुछ क्षण लेता हुआ बोला, जैसे कि तुम दिखती थी उन दिनों, उल्लसित, निरंतर मुस्कुराती हुई। विजी रसोई में जाकर परकोलेटर ले आई और मेज पर रखती हुई बोली, अब सोचती हूँ कि वो भी क्या दिन थे। कितनी सपने, कितनी उमंगे, कितनी नादान, कितनी विश्वास भरी। इन 1.5 वर्षों में कितनी पक गई हूँ, जैसे 10 वर्ष जी लिए हूँ। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? अकेले रहना तो नटराजन किसे अच्छा लगता है। कभी खिन्न हो जाती हूँ, दीवार से सिर टकराना चाहती हूँ, फिर अपने को संभाल भी लेती हूँ। इसी में किसी उपलब्धि की चेष्टा करती हूँ। नटराजन को लगा विजी सचमुच बड़ी हो आई है। पहले तो रह रहकर हंसती थी और निरर्थक बातें करती थी। अच्छा नटराजन, तुमने बताया नहीं, तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? पूछ तो लिया, पर उसी क्षण विजी को लगा कि इतना उद्धत व्यक्तिगत प्रश्न उसे न पूछना चाहिए था। जैसे रह रहकर भूल जाती है कि नटराजन के जीवन में एक नया आयाम आ गया है। वो मुकी का पति बनने जा रहा है। विजी अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। कभी कुछ थी, अब मात्र परिचिता है। अब मुकी उसके जीवन के समग्र अनुभवों की संगिनी बनेगी। हाँ विजी, मुकी सचमुच बड़ी भली बहुत अच्छी है, विजी ने कहा। नटराजन ठठा मारकर हंस पड़ा। छल कपट तुमसे नहीं निभता विजी। मुकी की प्रशंसा करने का प्रयत्न ना करो। मैं जानता हूं कि तुम उसकी परछाई तक से घृणा करती हो। आश्चर्य है कि मुझे तुमने अब तक घर से बाहर क्यों नहीं किया। विजी का चेहरा अप्रतिभ हो गया। क्या लोग बदलते नहीं? धारणाएं नहीं बदल सकती? ओह विजी, यू आर सो स्वीट। अच्छा, कॉफी दोगी या नहीं? विजी के पास से उठकर नटराजन अपने घर आया। अलमारी में थोड़े से आवश्यक कपड़े छोड़कर उसने बाकी चीजें सूटकेस में रखी और फिर मुकी को उसके घर फोन किया। खाली घर में घंटी देर तक बजती रही। नटराजन ने जान लिया कि वो नए घर में होगी। वो लिफ्ट में ऊपर जाने के बजाय सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने पाया कि वो सीटी बजा रहा था। दरवाजे खटखटाने पर मुकी ने खोला।
वो भी गहरे हरे रंग की सूती साड़ी पहने थी, पर उसकी साड़ी में चौड़ा लाल बॉर्डर था जिसमें जरी के तारों का घना काम था। मैंने लैब में फोन किया था पर तुम नहीं थे, मुकी ने कहा। नटराजन एक पल रुका, फिर बोला, विजय लक्ष्मी मिल गई थी, उसके साथ कॉफी पीने चला गया था। मुकी दरवाजे के पास से हटाई और बोली, शेल्फें आ गई हैं, मैं किताबें लगा रही थी। नटराजन ने कोट उतारकर कुर्सी पर डाल दिया। मुकी की दृष्टि उस पर पा उसने कोट उठाकर टांग दिया और कुछ हंसता हुआ सा बोला, अभी से डिसिप्लिन करने लगी। नटराजन का मन हल्का सा है। वो जानबूझकर नहीं सोचेगा कि इसका कारण क्या है, पर फिर भी जान रहा है कि आज विजी हंसी थी, खुली खुली थी। विजी की हंसी मन को भाती है। चाहता है कि विजी पहले की तरह हंसा करे, विजी प्रसन्न रहे। किताबों को बक्सों से निकालकर मुकी ने फर्श पर फैला दिया। वो उठा उठाकर नटराजन को देने लगी और नटराजन उन्हें लगाने लगा। 7 खानों की शेल्फ है, दीवार को पूरा ही ढक लिया है। जब सारी किताबें करीने से रख जाएंगी तो कमरा भरा भरा लगेगा। मुकी एक कपड़े से किताबों की धूल पोंछती जा रही है। तुम्हारी साड़ी धूल से अट जाएगी मुकी, लाओ मैं साफ करूंगा। पुरानी ही तो है, मुकी ने कहा। 3 खाने भर चुकने के बाद दोनों बक्सों पर बैठकर सुस्ताने लगे। कमरे में गर्मी सी हो रही है, बाहर थोड़ा सा टहलने चलोगे? चलो। कमरे में बत्ती जलती छोड़कर दोनों बाहर निकल आए। नीचे पहुंचकर लगा कि शाम सचमुच ठंडी और मोहक है। सड़क की बत्तियां बहुत चमकीली और पेड़ चुप, खामोश। नटराजन ने पूछा, कार पर थोड़ी दूर चलोगी मुकी? अच्छा। नटराजन ने दरवाजा खोला और मुकी रुक गई। नटराजन बाईं सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट की। बिना जाने उसने कार कब्रगाह की ओर मोड़ दी। कार में मुकी के सेंट की सुगंध है। दीर्घ मौन को तोड़ते हुए नटराजन ने पूछा, मुकी, क्या तुम्हें ये सब सच लग रहा है? मुकी गर्दन मोड़ बाहर देखने लगी, जैसे इस बात का उत्तर नहीं देना चाहती। नटराजन को हरी साड़ी में लिपटी मुकी सच नहीं लगती। उसने आज तक मुकी का स्पर्श नहीं किया है। इस समय हाथ बढ़ाकर खुली बाह छूना चाहता है, जैसे ये जानने को कि क्या उसकी त्वचा उतनी ही उष्ण और चिकनी है जैसी कि मनीष कहा करता था। कुछ समय पहले तक मन में भरी हुई अनजान सी खुशी तड़क कर टूट गई। नटराजन के मन में अचरज सा भर आया कि वह बगल में इस नितांत अपरिचित को बैठाकर कहाँ और किस लिए ले जा रहा है। क्या उसके मन में मुकी के लिए सचमुच कहीं ममत्व या स्नेह छिपा है, या ये विवाह 34 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के निमित्त ही किया जा रहा है? पास बैठी नयनतारा मुखर्जी के बारे में वो क्या जानता है? नटराजन ने आकुल होकर पूछना चाहा, तुम क्या हो मुकी? तुम्हारा सत्य रूप क्या है? तुमने मुझसे विवाह करना क्यों स्वीकार किया है? क्या 27वें वर्ष में तुम्हें एक पति की कमी महसूस हुई है, या मेरे लिए तुम्हारे मन में आदर के अतिरिक्त तो और कुछ भी है? क्या तुम वैसी ही लोभी, स्वार्थी, क्षुद्र हो जैसी कि विजी ने तुम्हें चित्रित किया? क्या तुम उतनी ही सहज प्राप्य हो जैसा अवज्ञा से मनीष कहा करता था? बी केयरफुल, मुकी ने कहा। संकरी सड़क पर सामने से एक कार आती दिखाई दी और नटराजन ने अपनी कार जल्दी से बाईं ओर मोड़ी तो कार सड़क छोड़कर कंकरीली भूमि पर उतर आई। सामने वाली कार तेजी से गुजर गई। नटराजन फिर सड़क पर आ गया और कुछ देर बाद याद आया कि मुक्की ने बात का कोई उत्तर नहीं दिया है। विजी उस रात सो न सकी, न उससे अगली रात, और नटराजन विजी को अपनी लैब में पा चौंक उठा। हाथ का बीकर मेज पर रखकर वो लैब से बाहर निकल आया और बोला, क्यों विजी, खैरियत तो है? कुछ समय होगा तुम्हारे पास? विजी ने पूछा। हाँ, और विजी कुछ कहे इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा। फिर बोला, आओ कॉफी लाउंज में चलें, वहां इस समय कोई नहीं होगा। विजी चुपचाप चल दी। कॉफी लोगी? नहीं, कोका कोला। नटराजन ने मशीन में पैसे डालकर 2 बोतलें निकाली और फिर ढक्कन खोलकर एक विजी के आगे रख दी। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी नटराजन। 2 दिन से लगातार सोच रही हूँ कि इस जिंदगी का क्या करूं, समझ नहीं पाती। विजी रुककर नटराजन का मुख ताकने लगी, फिर एकदम कह डाला, नटराजन, मुझे $1000 चाहिए। मुझसे अब यहाँ एक दिन भी ना रहा जाएगा। मैं वापस जाना चाहती हूँ। कुछ भी हो, वो अपना देश है, वो लोग मेरे अपने हैं। दे सकोगे नटराजन?
विजी ने उसके चेहरे पर अपनी उत्सुकता पूर्ण कातर आंखें जमा दी। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकोगी? मैंने पता लगा लिया है, मुझे प्लेन पर जगह मिल जाएगी। न्यूयॉर्क से लंदन? नहीं, पहले मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। ओह, नटराजन ने कहा। मालूम नहीं कब तुम्हें ये वापस कर सकूंगी, पर मुझे और कोई उपाय नहीं दिखता। पर विजी, तुम पूरी तरह श्योर हो ना? विजी ने सिर हिलाकर जताया कि हाँ। विजी का हठ नटराजन को मालूम है। नटराजन ने जेब से चेकबुक निकाली और $1500 का चेक लिखकर दे दिया। नटराजन, विजी ने कुछ कहना चाहा। अगर कुछ और जरूरत हो तो बताना विजी। मॉन्ट्रियल कब जाओगी? कल शाम। पर तुम एयरपोर्ट मत आना, अकेले ही जाना चाहती हूँ। पर नटराजन उसे एयरपोर्ट ले गया। विजी चुप थी। शायद वो भी वो दिन याद कर रही थी जबकि मनीष के स्थान पर नटराजन उससे यहां मिलने आया था। एक बात कहना चाहती हूं नटू, विजी ने जहाज पर चढ़ने से कुछ क्षण पहले कहा। मेरे प्रति बहुत अनुदार मत हो जाना, थोड़ी सी करुणा। और उसका गला भर आया। उसे पहुंचाकर लौटते हुए नटराजन को लगता रहा कि जैसे उसके जीवन में कभी न भर सकने वाले अनेक अभाव हो गए हैं। साथ ही थोड़ा सा धीरज कि हर समय विजी की उपस्थिति दंश देने को न रहेगी। फिर नटराजन को याद आया कि अब तो कुल 3 ही दिन बचे रह गए हैं। शनिवार को कुछ मित्रों ने उसे और मुकी को भोज पर बुलाया है। रविवार को लैब के मित्र मिलकर नटराजन के लिए स्टैग पार्टी दे रहे हैं और सोमवार को 4:30 बजे सिविल सेरेमनी ही है। फिर उसी रात प्लेन लेकर मेन चले जाएंगे और वहां 10 दिन बिताएंगे। मुकी के लिए उसकी माँ ने लाल बनारसी साड़ी, शंख की चूड़ियां, कुमकुम भेजा है, वही पहनेगी। इस बीच फर्नीचर आ गया है, करीने से रखा भी गया है। घर भरा पूरा लगता है। रसोई अत्यंत आधुनिक है, सफेद और हल्की पीली। मुकी ने 5 के 5 चमकदार स्टेनलेस स्टील के बर्तन सजा दिए हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ बियर की बोतलें रख दी हैं। सब कुछ साफ सुथरा चमकता हुआ नया। नटराजन को मन में थोड़ा सा विस्मय है। मुकी घर गृहस्थी में इतनी रुचि लेगी, इसकी उसे आशा न थी। एयरपोर्ट से नटराजन अनमने भाव से अपने फ्लैट में लौट आया। थोड़ी चीजें पैक करनी थी, पर उन्हें वैसा ही छोड़कर वो कमरे में बैठा रहा। विजयलक्ष्मी जाते जाते भी एक बार मनीष से मिलने का मोह न छोड़ सकी। इस भेंट से उसे थोड़ी यातना ही और मिलेगी। पर नटराजन जानता है कि विजी के अंदर बल का एक स्रोत है। टूटती है, बिखरती है, पर अपने को संभाल लेती है। नहीं तो कोई और लड़की इन परिस्थितियों में पागल हो गई होती। 7 बजे नटराजन ने उठकर स्नान किया, धुले कपड़े पहने और फिर मुकी को लेकर कहीं बाहर भोजन करने के विचार से उसकी ओर चल दिया। सोच रहा था कि संध्या के अंत तक मुकी को बता देगा कि विजी चली गई है, सदा के लिए। अब उसका नाम निशान, उसकी छाया तक दोनों के बीच में नहीं रहेगी। एक सूटकेस लेकर विजयलक्ष्मी आई थी और केवल वही लेकर लौट गई, पर साथ ही कितनी वेदना का भार भी। मुकी के घर ताला बंद था। नटराजन पैदल ही नए घर की ओर चल पड़ा, जो रंग भरे पत्ते पेड़ों पर छाए थे, जैसे 2-3 दिनों में ही झड़ गए थे और इस समय पैरों के नीचे आकर दीन आर्त स्वर कर रहे थे। और वे सारे ऊंचे पेड़ अपनी काली बाहें उठाए अपनी नग्नता में असहाय से खड़े थे। नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंचते हुए भी नटराजन ये निश्चय न कर सका कि वो मुकी को विजय के जाने का समाचार किस प्रकार देगा। कोई निकट का आत्मीय खो गया है ऐसे, या फिर ठंडे निर्विकार भाव से मुकी, विजी चली गई है। अपनी चाबी से ताला खोल नटराजन ने दरवाजा अंदर ठेला। कमरे में आकर उसने पाया कि मुकी नए सोफे पर औंधी लेटी है। दाईं बाह शिथिल से नीचे लटक रही है, बाईं को मोड़कर उस पर चेहरा गड़ाए है और उसका पूरा शरीर रह रहकर हिल रहा है। मुकी, उसने बहुत ही चिंतित स्वर में पुकारा। मुकी ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर तेजी से बाईं उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी ओर फेंकती हुई बोली, ये लो अपनी अंगूठी और चले जाओ यहां से, मैं तुमसे बोलना तक नहीं चाहती। इस अप्रत्याशित घटना से नटराजन कुछ क्षण को स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने झुककर मुकी के कंधे को पकड़ लिया। क्यों मुकी, क्यों? मुकी ने उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई। नटराजन ने उसके कंधे छोड़कर झुककर फर्श पर गिरी अंगूठी उठा ली और मुकी की बंधी मुट्ठी को खोलकर उसमें अंगूठी ठूसता हुआ बोला, ऐसी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी मुकी। मुझे बताओ ना,
इतने दुख की क्या बात है? मुकी वेग से उठकर बैठ गई। सारे दिन रोने से उसकी आंखें फूलकर लाल हो गई थी और चेहरे पर गहरी अशांति थी। मुझसे पूछते हो? क्या स्वयं नहीं जानते? मुझे तो रह रहकर यही आता है कि तुम इतने झूठे चालबाज कैसे हो सके। पूरी गर्मी तुम वॉशिंगटन उससे मिलने जाते रहे, मुझसे एक बार भी नहीं बताया। मैं यहाँ फर्नीचर ऑर्डर कर रही थी, पर्दे बना रही थी। तुम वहां सैर कर रहे थे? तुमसे ये किसने कहा? नटराजन ने धीर कंठ से पूछा। जाने से पहले विजी मेरे पास आई थी, जिसे सदा उसने नफरत की। उसे ये बताए बिना कैसे चली जाती? उसी ने बताया कि तुमने उसे $1500 दिए हैं डॉक्टर के पास जाने और इंडिया लौट जाने के लिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मुझे ख्याल भी ना था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। पर आज फर्नीचर की दुकान से फोन आया कि मैंने जो चेक उन्हें दिया वो बैंक से वापस लौट आया है कि वहां पर्याप्त धन नहीं है। तब मुझे लगा कि मुकी का स्वर टूट गया और एक बार फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखों में आंसू भर आए। विजी के सारे अत्याचार मैंने चुपचाप होकर सहे। सोचती थी कि वो पागल है और नादान है। मुझसे विवाह का प्रस्ताव करके भी तुम उससे चुपचाप मिलते रहे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचती थी कि एक बार जब मेरे निकट आकर पहचान लोगे तो उसे भूल जाओगे। सोचा था कि तुम्हें इतना सुख दूंगी। एक लंबी सिसकी। मुकी, मेरी बात भी तो सुनो ना। अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं भी बहुत मानिनी हूं नटराजन। बहुत दर्प मेरे अंदर भी है और मैंने बहुत धीरज रखा, पर अब मैं और नहीं सह सकूंगी। गो अवे। ये विवाह नहीं होगा। मैं किस प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा से देख सकूंगी? मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। मेरे पिता के पास बहुत धन है। मैं समझती थी कि तुम छल कपट से ऊपर अत्यंत विशाल हो और इसीलिए मन ही मन प्रारंभ से ही तुम्हें चाहती आई थी। बाहर रात झुक आई है। कमरे में सन्नाटा है। केवल नयनतारा का पतला टूट टूट जाता उठता गिरता स्वर है। इतने दिनों से जो कुछ अंतराल में प्रच्छन्न रखा वो सब एक बारगी फूट कर बाहर आना चाहता है। नटराजन उसके पास सब कुछ सुनता चुप बैठा है। मुकी के शब्दों ने उसे हिला दिया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि विजी ने चलते चलते ऐसा क्यों किया। उसे प्रतीक्षा है मुकी के थक कर चुप हो जाने की। तब वो धीर शब्दों में अपनी बात कहेगा। मन में आशा की नन्ही सी रेखा है। शायद नयनतारा उसकी बात पर विश्वास कर ले। आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा की कहानी मछलियां। जल्द ही यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल मेंस के सिलेबस से अगली कहानी आप इसी चैनल पर सुनेंगे। तब तक के लिए कमेंट कीजिए इस कहानी से आपने क्या सीखा या आपको क्या महसूस हुआ। इस कहानी से आप क्या निकाल पाए। इस कहानी की समीक्षा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्द ही अगली कहानी में मिलते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी वाली सोनम की आवाज में। धन्यवाद।